हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट के लिए है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन 1 पादपों में पोषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें देखा जाए तो लेसन का नाम यानी शीर्षक है इसका पादपों में पोषण। पादप क्या होता है? तो पादप का मतलब होता है पौधा, यानी जो भी आसपास आप देख रहे हैं पेड़ पौधा, उसी को हम लोग पादप कहते हैं। उसमें पोषण कैसे होता है इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। पोषण क्या होता है उसकी भी परिभाषा हमने लिख दिया है। पहला पॉइंट वही है, पोषण से ही संबंधित सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि होती है उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। समझ में आया? जैसे हमें किसी न किसी चीज़ का ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ अभी हमें कुछ दूर जाएंगे तो इसमें ऊर्जा की खपत होगी। ऐसे भी अगर आप किसी दिन भोजन नहीं करते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं, ज़्यादा दिन भोजन नहीं करते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि भोजन नहीं लेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी और एक दिन आप इस दुनिया से चले भी जा सकते हैं। तो भोजन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। इसी के लिए को क्या कहते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसके बाद देखा जाए तो पोषण के घटक कौन कौन से हैं, यानी पोषण में क्या क्या होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। तो भोजन के घटक देखा जाए तो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन से भोजन के घटक है। वहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। किसी में आपको लोहा या किसी में कुछ और लगा के आपको दे देगा तो उसे आपको टिक नहीं करना है, टिक आपको इसी को करना है जिसमें लिखा हुआ होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें हम पोषक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है सीटेट में कि भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें पोषक कहते हैं। ऑप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आपको टिक करना है पोषक। ये छोटे से क्वेश्चन है, आपको जब भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सीटेट में तो लंबे से क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी पूरा पोषण के बारे में चर्चा होगी, उसके घटक के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, इन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको दे देगा पोषण दे देगा, पोषक दे देगा, पादप दे देगा और भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पोषण और पोषक दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम पोषक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद पादप की चर्चा की गई है, पादप में कैसे होता है पोषण, इसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें है पादप कुष्ठ में केवल पादप ही यानी केवल पेड़ पौधा ही अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से बना सकते हैं। किसकी सहायता से? तो जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और खनिज की सहायता से क्या बना सकते हैं? वो अपना भोजन बना सकते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती है। जड़ द्वारा अवशोषित जल तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि कौन से ऐसे आपके उत्तक है या कोशिका है जो भी आपको समझ में आता है। मैं इसको पढ़ाऊंगा, उत्तक जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कौन सा उत्तक या कोशिका। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्टी में लेवल बढ़ा रहा हूँ। कौन सा उत्तक या कोशिका है जो जड़ से ले जाके मतलब जो भी जल और खनिज लवण है वो ऊपर ले जाके पौधों में पहुंचाता है, जैसे यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो कौन सा उत्तक या कोशिका है, उस उत्तक या कोशिका का नाम भी लिखेंगे। अब वो उत्तक है या कोशिका है ये भी हमें बताएंगे। तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे पत्तियों तक फैली होती है। जड़ द्वारा अवशोषित जल तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब यहाँ पे रंध्र मीन्स क्या होता है? रंध्र मीन्स छिद्र होता है। वैसे भी आपके यहाँ आम का पेड़ तो होगा ही, आम इस समय देख भी रहे हैं कि फल आ गया उसमें, तो आम का पत्ता तोड़िएगा नहीं, मतलब ऐसे देखिएगा कुछ पत्ते गिरे हुए होंगे, उस कुछ दिन में सूख जाएगा ना, उसमें देखिएगा छोटे छोटे से रंध्र यानी छोटे छोटे से उसमें छिद्र आ जाते हैं, उसी को रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र होता है यानी जो छिद्र होता है, जो
यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे रंध्र दिखाया गया, छिद्र दिखाएगा। तो जब भी पिक्चर में देखिएगा ना तो इसमें रंध्री द्वार होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे रंध्र हो गया, रंध्री द्वार हो गया। अब इसको कोई चीज़ घेरा हुआ रहता है, कौन चीज़ घेरा रहता है, तो द्वार कोशिकाएं घेरी रहती हैं। कोशिकाओं के बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, लेकिन विस्तृत रूप से आपको देखना है कोशिका के बारे में तो क्लास 8 में एक चैप्टर है कोशिका नाम से, उसका वीडियो बनाया जा चुका है, उसे आप देख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। तो ये रंध्र जो होता है द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, यानी जो छिद्र उसे रंध्र कहते हैं। और ये किसके द्वारा घिरे हुए रहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग मतलब केयरलेस की तरह अगर पढ़ते होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप आराम से पढ़िएगा और उसे समझिएगा कि रंध्र किसके द्वारा घिरे रहते हैं, तो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ है। ये पत्ती का एक संरचना है। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये देख सकते हैं क्लोरोफिल का ये पिक्चर है। यहाँ पे देख लीजिए बड़ा वाला जो पत्ता, ये पत्ते का सीन है, पत्ती का एक काट है, उसमें क्लोरोफिल दिखाया गया, आपका द्वार कोशिकाएं दिखाया गया, रंध्र भी दिखाया गया छिद्र को। तो इन्हें क्या कहते हैं, पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद के रूप में संचित हो जाती है। सौर ऊर्जा क्या किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा संग्रहित यानी इकट्ठा किया जाता है तथा पादपों में खाद के रूप में ये क्या हो जाता है, सिंचित हो जाता है यानी इकट्ठा हो जाता है। किस रूप में इकट्ठा हो जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये खाद के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्या, पहला चीज़ कि क्लोरोफिल क्या चीज़ इकट्ठा करता है, तो ये सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसको ये मतलब संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। और ऊपर में आपको एक और क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे कि जो छिद्र होता है वो क्या करता है, तो जो छिद्र यानी जो रंध्र होता है, रंध्रों द्वारा वायु में जो उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रवेश कराता है रंध्रों के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, रंध्रों के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रवेश करता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, तो क्लोरोफिल आपका सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्रकाश वो संग्रहित करता है। ये डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए कौन क्या करता है। को थोड़ा जब भी एनसीईआरटी बुक पढ़िए ना तो एकदम विस्तार रूप से पढ़िए, एक एक चीज़ समझिए, क्योंकि सीटेट एकदम छोटा सा क्वेश्चन उठाता है लेकिन विस्तार रूप से आपको बताते हुए जाएगा। जो आप केयरलेस होकर पढ़ते हैं ना वही क्वेश्चन दे देगा जिसमें आप फंस जाते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं। इसमें देखिए आगे लिखा गया, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। पत्ती में जो उपस्थिति है वो किसके द्वारा दर्शाता है, कि प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। इसका परीक्षण आयोडीन से कर सकते हैं। इसमें आयोडीन की भी थोड़ी सी चर्चा की गई है। विशेष आयोडीन का चर्चा आपका किया गया है किसमें, तो आपका क्लास 6 में, उसमें भी जरूर देख लिए होंगे आप लोगों ने, नहीं देखा होगा तो इसका वीडियोज़ बने होंगे उससे देख लीजिएगा, मैडम ने बनाया था। तो यहाँ पे इसका परीक्षण किससे किया जा सकता है, आयोडीन से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि पूरा संरचना हमने डाल दिया है। प्रकाश संश्लेषण जा रहा है, कुछ सौर ऊर्जा प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण पूरा हो रहा है। इसमें देखिएगा सूर्य के द्वारा क्या जा रहा है, सौर ऊर्जा जा रहा है। कुछ सौर ऊर्जा जा रहा है, को कौन अवशोषित करेगा, कौन इकट्ठा करेगा, को पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो, उसका कार्बन डाइऑक्साइड जाता है अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा जो रंध्र होता है छिद्र के द्वारा वो। इसके बाद नीचे से देखिए जल एवं खनिज उसके अंदर जा रहा है। को ये किसके द्वारा जाएगा, ये क्वेश्चन तो हमने पूछा था, तो ये हमें बता दीजिए जल एवं खनिज जड़ के द्वारा कैसे जा रहा है। फिर ये बाहर देखिए, इसमें पूरा प्रोसेस दिखा रहा है कि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ऑक्सीजन देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये पूरा प्रकाश संश्लेषण का पिक्चर है। इस पिक्चर को अपने माइंड में एक बार बैठा लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए भोजन वो बनाता है, वो एक तरह से खाद उसको कहते हैं। अब भोजन बनाने के कारण पत्तियों पादपों की खाद फैक्ट्री होती है। खाद फैक्ट्री किसको कहते हैं, को पत्तियों को कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पे निर्भर करता है, तो पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर वो निर्भर करता है। सभी जीवों का अस्तित्व देखे भी होंगे। अब ये आप कहिएगा लंबा तो वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे में अगर हम भोजन करते हैं तो क्या करते हैं, गेहूं का आटा बनता है, आटा का रोटी बनता है। तो जितने भी दुनिया में सारे लोग किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों के भोजन पे ही डिपेंड है। चलिए कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा कर दिया है, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है।
कोशिका है। आपने देखा होगा कि इमारतें ईंट से बनती है, इसी प्रकार कोशिकाओं का सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। किससे बना है? सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। मतलब सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से आपके अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से आपका मानव शरीर बनता है, चाहे जो भी शरीर है वो बनता है। तो इसमें चर्चा हो रही थी कोशिका की। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। इसके बारे में हम उस चैप्टर में क्लास 8 में चर्चा करेंगे। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं केंद्रक, ये बीच में जो केंद्र जैसा बना है वो कोशिका द्रव हो गया, जो ये चारों तरफ बिंदु बिंदु जैसा है वो, और कोशिका झिल्ली जो इसको पूरे को स्ट्रक्चर को घेरे हुई है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट में आता है, जब क्लास 8 में जाएंगे उसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कुछ अंतर है पादप कोशिका में और कुछ अंतर है मानव कोशिका में, यानी जीव जंतुओं के कोशिकाओं में। वो दोनों कोशिका में अंतर आपको जरूर स्पष्ट रूप से मानना चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण का। फिर से प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। या दूसरा इसका परिभाषा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। और जल से क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। देखिए दर्शाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल लेती है वो, और साथ में क्या लेती है? सूर्य का प्रकाश। कौन लेता है? क्लोरोफिल लेता है। और बनाता क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पे एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है, जो बीटेट 2017 में पूछा भी किया था कि O2 जो होता है, O2 यानी ऑक्सीजन, क्या पादप श्वसन में लेते हैं या CO2 लेते हैं? यानी कौन सा गैस पादप यानी पौधे श्वसन में लेते हैं? तो याद रखिएगा, श्वसन में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी पौधा हो, श्वसन में आपका एक ही चीज लिया जाता है, वो है आपका ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन ही श्वसन में लिया जाता है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की बारी आती है तो प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। श्वसन की चर्चा होगी, किसी भी जीव जंतु, किसी भी पादप यानी पेड़ पौधों की चर्चा होगी, तो श्वसन में आपका क्या लिया जाता है? तो श्वसन में लिया जाता है ऑक्सीजन यानी O2, छोड़ा किया जाता है को कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की चर्चा हो रही है, तो यहाँ क्या लिया जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, और बाहर क्या छोड़ा जाएगा? तो ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा। ये पूछा गया भी है सीटेट में प्रश्न। पादपों में कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? को कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण भी उपयोग होता है। पादपों में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, इसके बारे में हमने विस्तृत से इसमें लिखा है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। अब प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसमें? को पादपों में। प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायु में नाइट्रोजन जो होता है गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। वो क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसी रूप में नहीं ले सकते हैं, यानी गैसीय अवस्था में वो लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं, आप प्रोटीन तो उन्हें बनाना ही है, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं उसको प्रोटीन की सहायता से। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? तो देखिए आगे लिखा हुआ, मिट्टी में कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु क्या कहलाते हैं? राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें करते हैं?
तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? तो याद रखिएगा, नाम उसका राइजोबियम है। इसके बाद आगे लिखा गया है, और राइजोबियम क्या है? वो राइजोबियम आपका जीवाणु है, ये भी याद रखिएगा। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, और विलेय पदार्थ पादपों के द्वारा जल के साथ, यानी जल जब अवशोषित होता है तो उसके साथ ये क्या किए जाते हैं, इसको भी अवशोषित कर लिया जाता है, यानी ले लिया जाता है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। याद रखिएगा, राइजोबियम अपना भोजन, जो जीवाणु राइजोबियम है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये भी प्रश्न उठता है ना कि आखिर क्यों वो जो जीवाणु होता है क्यों उसके जड़ में होता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी वजह से होता है क्योंकि वो भोजन खुद से नहीं बना पाता है। आगे देखिए क्या लिखा गया, ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो दलहनी फलीदार पादप होते हैं उसी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में ये क्या होते हैं, राइजोबियम पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, यानी पूर्ति उसकी करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। अधिकतर दालें किससे होती है? फलीदार पादपों से, यानी पौधों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को, अब मान लीजिए वो हमें नाइट्रोजन की पूर्ति कराते हैं, तो इसके बदले में पादप हमें, मतलब पादप को यानी पेड़ पौधों को, तो इसके बदले पादप क्या देते हैं? इसके बदले पादप यानी पेड़ पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद प्रदान करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या देते हैं? तो आवास देते हैं, साथ में खाद प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। उनमें क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध क्या है, इसके बारे में हम आगे नीचे में चर्चा करेंगे। उन दोनों में क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। इसी वीडियो में नीचे चर्चा करेंगे सहजीवी संबंध के बारे में। किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। किसान अपने खेतों में क्या डालते हैं? उर्वरक डालते हैं तथा खाद भी डालते हैं। अब यहाँ उर्वरक और खाद में क्या अंतर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी हमने एक वीडियो सेपरेट बना रखा है। क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है उर्वरक खाद से ही संबंधित है, कृषि से ही संबंधित है, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। और उर्वरक या खाद का किसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, और किसका इस्तेमाल करने से जो ज़मीन होता है वो बंजर हो जाता है, किसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकने वाला सीटेट का है प्रश्न है। तो इसे भी क्लास 8 का चैप्टर 1 का वीडियो बना हुआ है, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। प्रत्येक चैप्टर देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ थे, किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं? प्रोटीन और वसा का भी ये लोग संश्लेषण करते हैं। कौन? जो भी पादप है वो खाद के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन और वसा का भी संश्लेषण करते हैं। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरकों देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी जब भी फसल उगाया जाता है, जैसे गेहूं हुआ है और धान है, इन दोनों के, ये अनाज के फसल है, तो इन दोनों के बीच में एक दलहनी फसल उगा दिया जाता है जिसके कारण नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। फिर से जब गेहूं या धान मतलब बोया जाता है तो अच्छा फसल होता है, यानी कि कुछ महीने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि मतलब ऐसे ही रहेगा धरती, वो मतलब बिना खेती की वह धरती छोड़ दिया जाता है, तो भी उसमें कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ उसमें आ जाते हैं, जिसके कारण अगली बार जब बोया जाता है तो अच्छी फसल होती है। लगातार बोने से वो खेती मतलब उर्वरा शक्ति खत्म होगी और उसके बाद वो धीरे धीरे वो ज़मीन जो है बंजर होती जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर आप खेती करते हो तो बीच बीच में दलहनी फसल जरूर बोना चाहिए। तो दालों की फसलों के लिए इन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरकों देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दाल फसल उगा देंगे तो उर्वरक की आवश्यकता आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो ये क्लास 8 के चैप्टर 1 में है, उसे जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने लिखा है, हरे तने एवं हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण। क्या हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देखिए। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में
वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल के रूप में हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पे जो मरुस्थलीय पादप होते हैं वो उसकी पत्तियां किस रूप में हो जाती है, तो सल्क अथवा यानी सूल, जो कटीला होता है ना सूल, जिसको हाथ लगाने से चुभ जाता है, सूल रूपी हो जाता है, वो पत्तियां चेंज हो जाती हैं। इन पादपों के तने जो होते हैं हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, और जो तने होते हैं वो हरे होते हैं, देखा भी होगा आपने। और एक हम कहेंगे कैक्टस आपने देखा होगा, उसमें देखिएगा तो ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। उसके जो पत्ते होते हैं वो सूल के रूप में हो जाते हैं, तने जो होते हैं वो हरे रूप में वो चेंज हो जाते हैं, पत्तियों के जैसा जो दिखता है, और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सीटेट में पूछा भी गया है प्रश्न है, अन्य वर्ण रंग, यानी बहुत सारे अन्य रंग भी, कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था कि होता है या नहीं होता है। तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। वो पूछा गया था कि इनमें से किस में मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, हरी पत्तियों में, अन्य वर्ण के रंग के पत्तियों में, दोनों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो वहाँ टिक क्या करना था, दोनों में। तो अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, जिसके कारण वो नहीं दिखता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला है स्वपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण भी याद रखिएगा, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे पादप, जो ऐसे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं, यानी स्वयं का पोषण करना, स्वयं को पालना कहलाता है। स्वपोषी यानी स्वयं को पालना, स्वयं को सेना, स्वयं को मतलब स्वयं के लिए भोजन बनाना स्वपोषी कहलाता है। विषमपोषी यानी किसी दूसरे पे आश्रित रहना ही विषमपोषी कहलाता है। नाम से ही भी स्पष्ट है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें विषमपोषी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विषमपोषी कहते हैं। कुछ पादप, याद रखिएगा यहाँ पे, कुछ पादप और अन्य जीव दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें विषमपोषी कहते हैं। कुछ पादप भी हैं जो दूसरे तथा अन्य जीव भी हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसा कभी मत कहिएगा कि जितने दुनिया में पादप हैं सारे आपका स्वपोषण करते हैं, ऐसा कभी मत कहिएगा। कुछ पादप एवं अन्य जीव दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें विषमपोषी कहते हैं। यानी विषमपोषी में यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरा कोई उसे पालता है। अमरबेल, चलिए अमरबेल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अमरबेल का मैंने पौधा भी ये देखिए लगा दिया है। ये अमरबेल में थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये आप देख रहे हैं पीला पीला लंबा लंबा सा, ये मतलब अमरबेल है। अमरबेल को जैसे मैं बहुत पहले जब हम छोटे थे तो गाँव में कुछ लोग आते थे, और इसका नाम तो मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन इसको ले के जाते थे, पता नहीं किसी रूप में, दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते थे। गाँव के लोगों की बात कर रहा हूँ, मे भी मेडिकल फील्ड में ये लोग यूज करते होंगे, लेकिन वो लोग यूज करते थे। और या ये किसी जगह हो जाता है, जैसे झाड़ वगैरह में देखिएगा ना, बड़ा सा पौधा होता है, उसमें पतला पतला सा आपका पीला पीला जैसे दिख रहा है ना, लंबा लंबा पतला पतला, यही है अमरबेल। चलिए अमरबेल के बारे में जानते हैं। अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अमरबेल के पादप में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। देखिए इस पौधे पे आरोहित है, ये शीशो वगैरह के पेड़ पे भी आपको मिल जाएंगे। शीशम का जो पेड़ होता है जिस पर आरोहित होते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। यहाँ याद रखिएगा परजीवी, परपोषी ये शब्द हैं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। परपोषी यानी दूसरे को पालने वाला, परपोषी यानी दूसरे को पालने वाला, यानी जो पौधे के ऊपर ये रहते हैं तो वो पौधा यानी वो पादप क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा परपोषी, यानी किसी और को भी वो पाल रहा है, तो इसे हम परपोषी कहेंगे। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। अमूल्य पोषकों यानी बहुत सारे उसके अंदर पोषक रहते हैं कि वो खुद खींच लेता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको परजीवी कहते हैं। यानी वैसा जीव जो दूसरे पे आश्रित रहता है, दूसरे से वो भोजन लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो याद रहेगा परपोषी और परजीवी में जमीन आसमान का फर्क है। जो पादप अपने ऊपर, जैसे अमरबेल को अपने ऊपर रख लिया है, तो वो पौधा क्या कहलाएगा,
परपोषी कहलाएगा, यानी वो पाल रहा है अमरबेल को, उसे हम परपोषी कहेंगे। परजीवी किसे कहेंगे? तो परजीवी वो चीज़ हो जाएगा, जैसे में अमरबेल है तो अमरबेल क्या है? एक परजीवी है, यानी पेड़ पौधे जो भी जिस पेड़ पे है उससे वो अपना भोजन, उससे वो अपना पोषण लेता है। डिफरेंसेस पता हो गया, याद भी हो जाना चाहिए। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे याद कर लीजिए और कुछ कुछ नोट भी करते जाइए, जैसे कोई पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा उसे नोट भी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कीटभक्षी पादप यानी घटपर्णी के बारे में। कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है घटपर्णी। इसकी घड़े, यहाँ पे हम पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं, पिक्चर हमने इस बार साथ साथ रखा है ताकि आपको समझ में आए। इसकी घड़े यानी घट, यहाँ घड़ा जैसा दिखाई दे रहा है, के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है। अगर घटपर्णी के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो आप मे बी क्लास 5 या क्लास 3 में पर्यावरण अध्ययन के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया कि उसमें कौन कौन से जानवर को वो मतलब खाता है। ये सीटेट में भी पूछा गया था 1 to 5 में। तो देखिए यहाँ पे क्या इसकी चर्चा है, इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाले संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है। अब ये पूछ देगा कि जो ये क्या है, जो घड़े जैसा समान होता है वो किसका भाग है? पत्ती है, तना है, क्या है? तो ये याद रखिएगा, पत्ती का रूपांतरण वो भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन होता है, ये देखिए ढक्कन जैसा ये शीर्ष भाग है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। ये भी याद रखिएगा, वो कैसे होते हैं? अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। कोई भी कीट अंदर गया, रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। और इसमें क्या होता है? घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा उसका क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है, उसको पचा लेता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ये क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग कीटभक्षी पौधा कहते हैं। विनस फ्लाई, ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका घटपर्णी, इसको एक और नाम से जाना जाता है पीचर पादप के घड़े और ढक्कन जैसी संरचना होती है। तो यहाँ पे ये मैंने पिक्चर के नीचे 1.6 तो जरूरी नहीं है, मैंने क्यों इसको रखा है, तो पीचर पादप भी घटपर्णी को कहते हैं, ये याद रखिएगा। घटपर्णी का दूसरा नाम क्या है? तो पीचर पादप होता है, ये भी याद रखिएगा। नहीं तो हो सकता है कभी घटपर्णी दे दे ऑप्शन में, कभी दे दे पीचर पादप दे दे, तो आपको याद नहीं रहेगा तो फिर फंस जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, मृतजीवी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मृतजीवी क्या होता है? इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुएं यानी जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। यहाँ वेफ जो लिखा है, वेफ ये के, यहाँ वेफ जो देख रहे हैं वो के है, भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी क्या होता है? तोड़ दीजिए, मृतजीवी मीन्स वैसा जीव जो मृत जीवों से यानी मृत जो भी पेड़ पौधे के अवशेष हुए, चाहे जो भी विघटित जैविक पदार्थ है, उससे पोषक प्राप्त करते हैं, उससे मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसके बाद है मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। अब मृतजीवी कौन कहलाते हैं? को मृत जो भी मृत वस्तुओं से, जो भी मृत जैविक पदार्थों से जिसका विघटन हो सकता है उससे प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट है मृतजीवी। जैसे में छत्रक होता है, छत्रक आपका मशरूम को हम लोग क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कवक पे। अब मशरूम या छत्रक क्या है? क्या वो एक कवक है? जी हाँ, वो एक कवक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, इसमें मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं। चलिए इसमें देखते हैं, कवक के बारे में पढ़ते हैं। जल में भींगा ब्रेड यानी एक डबल रोटी लेंगे, नम एवं उष्ण स्थान पे उसे रखेंगे और 2-3 दिन के लिए रखने पर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है कि उसमें रुएं जैसी संरचनाएं सफ़ेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो जाती है। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिएगा तो ये संरचनाएं रुई के धागे के समान हो सकती है, रुई के धागे के ये समान होती है। यह जीव
कवक या फंजाई कहलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता है ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, कहीं दोनों को टिक करना होगा। कवक या फंजाई दोनों इसके नाम है। कवक यानी फंजाई कहाँ कहाँ होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर ये क्या होते हैं, उगते हैं, कि ये भी याद रखिएगा। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम्न और उष्ण हो। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि किस स्थान पे कवक आपको मिल जाएंगे, को नम हो और साथ में उष्ण हो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, नम और उष्ण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। वर्षा ऋतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको लिए, अच्छी परिस्थितियां ये प्रदान करती है। तो याद रखिएगा वर्षा ऋतु, ये याद रखिएगा। वर्षा ऋतु में क्या होता है, कोई भी चीज़ सड़ता गलता कब है, वर्षा ऋतु में ही ना। पानी पड़ेगा फिर सूख जाएगा तो वो सड़ने गलने लगेगा, तो वहाँ पे कवक आ ही जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, याद करने की जरूरत क्या, अभी याद हो गया होगा। और देखिए यहाँ पे आपको मिला था अचार, चमड़े, कपड़े के अन्य, कपड़े तथा अन्य पदार्थ, ये सब सड़ता गलता है, इसलिए यहाँ पे कवक आ जाते हैं। और इसमें हम लोग आगे चलते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो कवक के जो बीजाणु होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वायु में उपस्थित रहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ रहते हैं, वायु में उपस्थित रहते हैं। कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता, वो किसी और पे ही आश्रित होते हैं। इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। इष्ट और छत्रक यानी मशरूम जो होता है, मशरूम का दूसरा नाम क्या है, छत्रक है। छाते जैसा होता है, जिसे हम लोग भोजपुरी भाषा में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। भोजपुरी या जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें कहते हैं को इष्ट एवं छत्रक। छत्रक मीन्स मशरूम या कुकुरमुत्ता जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। ये सब क्या है, ये कवक हैं। परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में चर्चा मतलब इस लेसन में नहीं था, इसलिए हमने नहीं चर्चा किया। लेकिन आपका क्लास 8 में थोड़ी सी चर्चा है कि कवक से पादप में कौन सा रोग होता है, जंतुओं में कौन सा रोग होता है और मनुष्य में कौन सा रोग होता है, उसे जरूर देख लीजिएगा। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग शैवाल। शैवाल क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे औपंकी मीन्स क्या होता है, काई जैसे पादप, जैसे पादप शैवाल कहलाते हैं, यानी पादप मीन्स पौधा शैवाल कहलाते हैं। कहाँ कहाँ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, शैवाल कहाँ कहाँ मिल जाएंगे। वो गीली दीवारों पर, तालाब पर, ठहरे हुए जलाशयों में, हरे औपंकी, ये शब्द याद रखिएगा। काई जैसे पादप को क्या कहते हैं, औपंकी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इस पौधे को हम लोग शैवाल कहते हैं। शैवाल में भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल के कारण ही वो अपना भोजन बनाते हैं। वैसे भी अगर आप देखिएगा जहाँ कल वगैरह रहता है ना, तो वहाँ बिछलन जैसा एक काई जैसा होता है, वहाँ पे पैर रखते हैं फिसल के गिर जाते हैं, वही आपका शैवाल है। और भी बहुत जगह होता है, ये सारे देख लीजिएगा। उसे औपंकी जरूर शब्द याद रखिएगा। इसके बाद हमने बोला था कि आपको सहजीवी संबंध जो होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी यानी एक दूसरे पर निर्भर रहना, यानी तुम मुझे कुछ दे दो, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, ये एक सहजीवी का संबंध बना, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ में रहते हैं, कुछ कवक को पोषण प्रदान करते हैं। कुछ कवक वृक्षों के जड़ में रहते हैं, कुछ जो वृक्ष क्या करते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो ये भी याद रखिएगा, कुछ कवक जो होते हैं वृक्षों की जड़ में रहते हैं और वृक्ष क्या करता है, वो कवक को पोषण प्रदान करता है, उसको एक तरह से भोजन प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। बदले में उन्हें क्या मिलता है, जल एवं पोषकों के अवशोषण में उन्हें सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं लाइकेन, जो सीटेट में पूछा गया प्रश्न भी है। लाइकेन वाले जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइकेन में कौन कौन से होते हैं। तो लाइकेन में दो जीव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। कवक शैवाल को रहने यानी स्थान,
जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। अब ये भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है कि शैवाल उसे क्या उपलब्ध करा देता है और कवक उसे क्या उपलब्ध करा देता है। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल क्या करता है, को प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद कवक को देता है। संश्लेषित जो खाद होता है वो कवक को देता है और इसको क्या कहते हैं, इन्हें लाइकेन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी जीवों के लिए चरम स्रोत क्या है, को सूर्य ऊर्जा। पादपों के लिए प्रकाश इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ नहीं लिख पाया गया है, तो यहाँ पे पादपों के लिए होगा, वेफ लिख दिया गया। तो पादपों के लिए प्रकाश इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्तियों की वृद्धि अनेक प्रकार से होती है जिससे कि उन्हें अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने की सुविधा हो, तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो ये भी पॉइंट आपका लास्ट में लिखा गया था, उसे भी मैंने डाल दिया है। अब चलिए देखते हैं इसमें। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। अब आइए कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब चलिए प्रश्न देखते हैं जो आपके बुक में था, एनसीईआरटी बुक में, उसे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित यानी पौधों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है, ये स्टार्च भरा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तथा क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का वो उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, निश्चित ही आपको पता होगा, जिसका नाम अभी हमने रखा था, जो आपको मैंने बताया था कि पीले रंग का होता है, किसी किसी पेड़ पे वो लटका हुआ रहता है, पतला पतला सा, अमरबेल जिसे कह रहे थे। अमरबेल में देखिएगा ध्यान से, उसमें जड़ वगैरह कुछ भी नहीं रहता और किसी भी पादप पे चिपका रहता है, इसीलिए उसका नाम अमरबेल पड़ा है। इसके बाद अगला है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई अगर हमसे पूछे कि पूरे लेसन में कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यही मैं कहूँगा। एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है, वो कौन सा है, तो वही है आपका घटपर्णी, जो आप पढ़ रहे थे वही चीज़ है। यहाँ पे आप देख भी लेंगे, इसका पीचर पौधा जो आपका नाम था, यहाँ पे लिखा होगा, अमरबेल हो गया था, पीचर पौधा यानी घटपर्णी। अब इसके बाद अगला है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है, विनिमय मीन्स आदान प्रदान, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं यानी छिद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है किसका, तो ये है आपका परजीवी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, तो ये इसका उत्तर क्या होगा। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले मतलब आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे हिंदी क्लब को, तो वैसे भी आपका अकाउंट मतलब आपका अकाउंट लॉगिन हुआ ही होगा। आपको बस नीचे में स्क्रॉल करते हुए जाना है, वहाँ कमेंट लिखा होगा, वहाँ पे कमेंट करना है और इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा हमें, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है अमरबेल, ऑप्शन 2 है गुड़हल, ऑप्शन 3 है घटपर्णी, कुष्ठ में है पीचर पादप, ऑप्शन 4 है गुलाब। इसका आंसर यानी 8 के ख का आंसर क्या होगा। 8 का बी भी लिख सकते, नहीं लिखना आता है तो 8 का बी का आंसर कौन सा होगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए, ये है आपको मिलान करने वाला। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। क्लोरोफिल को क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है यानी क का चौथा। ख, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन आपको जीवाणु से मिला था, कौन सा जीवाणु था ये आपको पता होगा, राइजोबियम जो हमने बताया था। उसके बाद ग है अमरबेल, तो अमरबेल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अमरबेल परजीवी है यानी ग का आपका 5। उसके बाद घ है जंतु, तो जंतु आपका हो जाएगा परपोषित।
च मतलब कीट भक्षी कौन है आपका, तो घटपर्णी यानी पीचर पादप। इसके बाद आपका मतलब यश्नु में आंसर देना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है ये, बिल्कुल गलत ये कथन है। इसका होगा आपका प्रकाश संश्लेषण में आपका मुक्त क्या होती है यानी देती क्या है, तो या उत्पादन क्या करती है, तो आपका O2 यानी ऑक्सीजन उत्पादन करती है। इसके बाद अगला इसमें है कथन, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, नहीं, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसे स्वपोषी कहेंगे। ग प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, स्टार्च हमें मिला था वहाँ कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद घ है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, सही विकल्प चुनना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, को किससे लिया जाता है, तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए रंध्र का उपयोग करते हैं, ये 11 का ख। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, किससे प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन है आपके जड़, तना, पुष्प, पत्तियां। फिर से सवाल सुनिए, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो किस भाग द्वारा करते हैं, तो ये पत्तियों द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये थे 12 का आपका क्या होगा, घ नंबर आंसर हुआ। तो ये थे आपके एनसीईआरटी बुक में पूछे गए प्रश्न, और पूरे चैप्टर को हमने कोशिश किया है आपको अच्छे तरीके से समझाने का। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपने नोट किया है तो इस तरीके से लेसन वाइज लेसन हम पढ़ा रहे हैं, उसको नोट करते जाइए। ये पेपर 1 के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पेपर 2 के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 के लिए इसलिए ज़रूरी है कि सीटेट 2018 जो पूछा गया प्रश्न था वो क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे प्रश्न थे, इसीलिए इसको विस्तारपूर्वक आप मतलब क्लास 8 तक आप देख लीजिए साइंस को भी, और पेपर 2 के लिए तो ये रामबाण ही है, तो इसे ज़रूर देखते रहिए। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आपको किसी भी तरह का सजेशन देना है वो सजेशन कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस ला सकें। और भी कुछ आप सजेस्ट हमें करना चाहते हैं तो ज़रूर सजेशन दें। इसके अलावा और भी कोई आवश्यकता है वीडियो में तो वो हमें ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही अगर वे वीडियो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ें। और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और हमेशा आप हिंदी क्लब पे ज़रूर बने रहें। फिर से हमने स्टार्ट कर दिया है सीटेट क्रैकर 2019 के लिए वीडियोस लाना। जो भी सीटेट 2018 में भी वीडियोस बने हैं उससे भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ सीटेट 2018 लिखा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन उसे ज़रूर आप देखें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमेशा बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।